हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, किस टॉपिक से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आने डेफिनेटली हैं। तो आप अगर उन टॉपिक्स को करके जाएंगे अच्छे से तो आप 90% तो स्कोर कर ही सकते हैं बायोलॉजी में ईजिली। 90% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्टली उन्हीं ही टॉपिक से आते हैं और हर साल उन्हीं में से ही आने हैं। तो आप लोगों के पास क्योंकि इस साल टाइम भी कम है तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स टिक मार्क करवाने वाली हूँ। तो फटाफट से अपनी एनसीईआरटी की बुक आप लोग निकालेंगे और मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 8 की तरफ, जो कि है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज़। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज़ में क्या क्या चीज़ें आपको करनी है उसकी हम फर्स्ट ही बात कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि ऐसा ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। आज की इस वीडियो में हम 8 चैप्टर तक डिस्कस कर चुके हैं। 7th वाला चैप्टर आपका रिमूव है, इसलिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेडाल टेस्ट क्या होता है। बेडाल टेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। टाइफाइड मैरी के बारे में थोड़ा सा जान लेना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद निमोनिया जो है किसके कारण होता है, किस पैथोजन कौन सी बैक्टीरिया के कारण, उसका नाम याद करके जाओगे। सिम्टम कोई बच्चा भी याद करके नहीं जाएगा क्योंकि फालतू में वरना आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कॉमन कोल्ड किसके कारण होता है, कौन से वायरस के कारण, उसका नाम याद करके जाओगे। वहीं अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बीमारी है बेसिकली, वो है आपकी यहाँ पर ये जो मलेरिया पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मलेरिया जो फॉल्सीपेरम है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट सीरियस है, ये आपको पता होना चाहिए। मलेरिया की पूरी मैकेनिज्म एक एक पॉइंट अच्छे से लर्न होना चाहिए। पूरा पैरा अगर आप लर्न कर लेते हैं ना, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। और ये डायग्राम बहुत अच्छे से एक बार ध्यान से देख लो। बल्कि मैं कहती हूँ कि अगर पूछा जाता है कि मलेरिया कैसे होता है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है 3-4 मार्क्स का, ये डायग्राम बना के आ जाओ आप अच्छे से, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका किससे होता है, बस इतना याद करेगा। कोई भी बच्चा इस चैप्टर में सिम्टम लर्न करके नहीं जाएगा। एस्कैरियोसिस किससे होता है, एलिफेंटिएसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है क्योंकि एलिफेंटिएसिस जो है हमारे आसपास हमें बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, लेकिन ये काफ़ी भयानक बीमारी है, तो आपको इसके बारे में पता ज़रूर होना चाहिए। फंगल इन्फेक्शंस में रिंग बॉम के बारे में, रिंग बॉम किससे होता है, उन फंजाई के नाम आपको नॉर्मली याद होने चाहिए। इस चैप्टर में कुछ ही चीज़ें हैं जो कि अगर आपको पता है तो आपका काम बन जाएगा। इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है। इन्नेट इम्यूनिटी के जो 4 बैरियर है उसके नाम अच्छे से याद करके चले जाओगे। सिर्फ नाम याद करके जाओ, अंदर का डाटा याद नहीं करेंगे आप। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या डिफरेंस होता है वो आप याद करके जाएंगे। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का डायग्राम या स्ट्रक्चर कैसा होता है वो आप लोग अच्छे से करके जाएंगे। उसी के अलावा एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस होता है। कोलेस्ट्रॉम बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, कोलेस्ट्रॉम अच्छे से हर बच्चा करके जाएगा। उसी के साथ अगर मैं बात करूँ एलर्जी वाले टॉपिक में, तो एलर्जी वाले टॉपिक में बस थोड़ा सा आप लर्न करके चले जाइए कि आईजीई टाइप के एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में, जिसके कारण कि ऐसा होता है। ठीक है। और एलर्जी का क्या मतलब होता है, कई बच्चों को ये भी नहीं पता, तो वो बच्चा पढ़ के जाएगा कि एग्जेगरेटेड रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का, अतिशयोक्ति रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का, उसको कहते हैं एलर्जी। ऑटो इम्यून डिसीजेज़ के नाम याद करके जाओगे। अर्थराइटिस होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में पूछ लिया जाता है। और लिम्फोइड ऑर्गन एज सच इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आते। सिर्फ ये माल्ट से क्वेश्चन जरूर किया जाता है कि आखिरकार ये माल्ट का फुल फॉर्म क्या है और माल्ट हमारी बॉडी में कितना % कॉन्स्टिट्यूएंट्स करता है वो आपको पता होना चाहिए। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, वो आपको कर लेना है अच्छे से। और रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस का ये डायग्राम आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिवेंशन वगैरह ये सब कोई आपसे नहीं पूछेगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्यों इतना ज़्यादा भयानक है ये आप करके जाएंगे अच्छे से। कार्सिनोजन से आप क्या समझते हैं, और उसके अलावा प्रोटो ऑन्कोजीन, सेल्यूलर ऑन्कोजीन क्या होते हैं, ये आप हल्का सा पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स में अल्फ़ा इंटरफेरेंस से आप क्या समझते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ड्रग्स में हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो ड्रग्स में ओपोइड्स जो है कहाँ से हमको मिलते हैं, कौन से प्लांट्स के पार्ट से, और इसके बारे में थोड़ा बस जानोगे बच्चों। जैसे कि जो इसको किस तरीके से हम लोग ले सकते हैं, हेरोइन एक डिप्रेसेंट होता है, कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। कैनाबिनोइड्स जो होता है कैसे हमारे बॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है और हमारे बॉडी में किस तरह का फंक्शन करता है, हल्का पढ़ लोगे, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हेलुसिनेशन किसके कारण होता है, कोकेन के कारण, ये याद करके जाएगा हर बच्चा। गॉट इट। उसके अलावा जो है हम लोग चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगी क्या क्या चीज़ें करनी है, बस उतना ही करके जाओगे।
ड्रग्स वाले टॉपिक में ये जो पूरी राम गाथा है कि बच्चों को ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, वो सब छोड़ो। विड्रॉल सिंड्रोम जो है क्या होता है, उससे आप क्या समझते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। सिरोसिस क्या होता है, सिरोसिस किसके कारण होता है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। गॉट इट। उसके अलावा ये पीयर प्रेशर वगैरह, इससे कोई क्वेश्चन आपसे नहीं करेगा। ये सब ऐसी नॉर्मल बातें हैं जो कि आपको बस पता होनी चाहिए, मतलब इतना ध्यान देने की आपको ऐसे ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पे एक बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर कि कौन सा क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कर लेंगे। उसी के साथ आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है। उसी के साथ ही मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगी एक और क्वेश्चन पे, जो कि आपको करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। तो बच्चों यहीं पे हमारा ख़त्म होता है ये पार्ट फर्स्ट, क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं सेकेंड पार्ट लेके आऊँगी, और उसी के साथ हमारी ये पूरी जो 12th बायोलॉजी है ख़त्म हो जाएगी। इसकी सारी इंपॉर्टेंट बातें भी हमने डिस्कस कर ली है, कौन से चैप्टर रिमूव हुए हैं, सबकी बात हमने कर ली है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है फटाफट से वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो है। और जो जो चीज़ें मैं कहूँगी वो नोट करते हुए चलना है कि आपको किन चीज़ों पे चैप्टर पे फोकस करके चलना है, कहाँ से हर साल हर बार क्वेश्चंस किए जाते हैं एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहूँगी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की तरफ। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि फर्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के क्या फ़ायदे होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में जो कर्ड, जो मिल्क टू कर्ड हम कन्वर्ट करते हैं, तो कर्ड के अपने क्या फ़ायदे हैं। तो इसके 2 पॉइंट्स आपको लर्न करके जाने हैं कि विटामिन B12 की अमाउंट को तो बढ़ा ही देता है, साथ ही में ये क्या करता है, जो LAV है वो हमारे बेनिफिशियल रोल होता है इसका चेकिंग डिसीजेस कॉसिंग माइक्रोब्स में। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम का बनता है हर साल हर बार, तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देकर चलना है। वहीं वो जो बेकर्स ईस्ट का नाम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है, ये इतना आपको याद करके जाना है। जो स्विस चीज़ है जिसमें जो कि बनाया जाता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मनी से, आपको इतना याद करके जाना है, दैट्स ऑल। उसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है इस पूरे पैरा में। नेक्स्ट जो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वाला टॉपिक है, उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करके जानी है, जैसे कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो आपका होता है उसको ब्रीवर्स ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं यहाँ पर कुछ और बातों पे भी आपको ध्यान देकर चलना है, जैसे कि ऐसे कौन कौन से ड्रिंक्स हैं जो कि आपके विद डिस्टिलेशन बनाए जाते हैं, और ऐसे कौन कौन से जो ड्रिंक्स हैं जो आपके विदाउट डिस्टिलेशन बनाए जाते हैं। विस्की, ब्रांडी एंड रम जो है वो आपका बनाया जाता है बाय द डिस्टिलेशन, वहीं बियर और वाइन जो है वो आपका विदाउट डिस्टिलेशन बनाया जाता है। ये चीज़ आपको याद करके जानी है। वहीं आपको एंटीबायोटिक्स वाले टॉपिक में इतना तो ज़रूर पता होना चाहिए कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले जो है वो पेनिसिलिन नाम का एक एंटीबायोटिक बनाया था, और फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे को जो है नोबेल प्राइज़ इस चीज़ के लिए दिया गया था 1945 में। इतना याद करके ज़रूर से ज़रूर जाओगे। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हर साल हर बार एग्जाम में, इसके केमिकल एंजाइम एंड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल को लेकर, कि ये जो केमिकल एंजाइम या बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है पर्टिकुलर जितने भी दिए हुए हैं NCERT में, वो किससे बनाए जाते हैं। जैसे कि आपको याद रखना है कि सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर नाम के एक फंगस से बनाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जितने भी एग्जाम्पल NCERT में दिए गए हैं, अगर वो सारा का सारा आप याद कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटाइलिक एसिड के लिए तैयार होता है, और एसिटोबैक्टर एसिटियाई जो है वो एसिटिक एसिड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये आप याद रखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ये किया जाता है कि वो जो बॉटल्ड फ्रूट जूस होते हैं जो हम मार्केट से ख़रीदते हैं, वो इतने ज़्यादा क्लियर क्यों होते हैं। तो आप बता देना कि वहाँ पर जो है जो इसके रीज़न जो है आपका पैक्टिनियज एंड प्रोटीएज एंजाइम का यूज़ किया जाता है क्लैरिफाई करने के लिए बॉटल जूसेस को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में लगभग 1-2 साल छोड़ के आ ही जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से स्ट्रेप्टोकाइनेज बनाया जाता है, उसका काम है क्लॉट बस्टर का। तो ये पूरा पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके बारे में पढ़ के जाओगे। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम का जो एक फंगस है उससे साइक्लोस्पोरिन ए बनाया जाता है, जो कि एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। तो किसका क्या फंक्शन है,
किस चीज़ से बनाया जाता है, इतना याद करके जाओगे, कौन से माइक्रोब का नाम याद करके जाओगे, पूरे नंबर पाओगे इस चैप्टर में। ये चैप्टर इतना ईजी है ना, कुछ ही चीज़ें आती हैं, बस वही करना होता है आपको। माइक्रोब्स इन सीवियस ट्रीटमेंट वाला वो जो है, उसमें आपको ये याद रखना है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। साथ में इसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का जो है आप डेफिनेशन याद करके जाओगे। गॉट इट, यहाँ पर दिया हुआ है, ये हर बच्चा याद करके जाएगा, ठीक है। बीओडी किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि ये 4 कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं जब हमारे बायोगैस के अंदर, तो वो आपको पता होना चाहिए। साथ में आप लोग याद करके जाएंगे गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, जीएपी और बाई एपी की फुल फॉर्म याद करके जाएंगे आप लोग। उसके बाद मेथेनोजेंस किसे कहा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ भी खासा जानने की ज़रूरत नहीं है। बायोगैस प्लांट में आपको इतना डीपली पढ़ना ही नहीं है, कुछ पढ़ना ही नहीं है मानो। बस KVIC की फुल फॉर्म ये हर बच्चा याद करके जाएगा, IARI का भी याद कर लोगे। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको करके जानी है वो आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि कुछ ही चीज़ें आनी है, मैं बता रही हूँ आपको। अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। उसके बाद आप लोग याद कर लेंगे कि लेडी बर्ड, बीटल और ड्रैगन फ्लाइज के लिए, एफिड्स एंड मॉस्किटो के लिए यूज़ किया जाता है एज अ मतलब कि वो आप याद करके जाएंगे। उसी के साथ ही क्या करना है आपको, जो VT है, बैसिलस थोरिएंजेंसिस, जिसके बारे में कि आप लोगों जो है बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप करके जाएंगे। गॉट इट। और उसी के साथ आप करेंगे ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या होता है, कैसे इसको एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यूज़ किया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। वहीं पे आप न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस एंड वैक्यूलो वायरस जो कि अटैक करते हैं इंसेक्ट एंड ऑर्थ्रोपोडा पे, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। गॉट इट। उसके साथ ही मैं आपको ध्यान दिलवाना चाहूँगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहते हैं। कई बच्चों को ये चीज़ नहीं पता है और एग्जाम में आता है, ठीक है। इसी के साथ माइकोराइजा क्या है और कौन सा ऐसा जीनस है जो कि यूज़ किया जाता है माइकोराइजा का बनाने में। मोस्ट कॉमन मेंबर वो आपका ग्लोमस है, तो ग्लोमस जीनस वाला फंगल है, तो वो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। वही कुछ साइनोबैक्टीरिया के नाम याद करके जाएंगे, 11th क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ा था, बस एक बार आपको और अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की बात करें तो एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं वो मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग कर लेंगे अच्छे से। इसी के साथ ही आपको क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग करेंगे। दैट्स ऑल, इतना क्वेश्चन ही आपको करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस की तरफ बढ़ चुके हैं। तो बायोटेक में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। चैप्टर बहुत कठिन है, बच्चों को लगता है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएंगी वो मैं आपको बता देती हूँ, और सिर्फ वही चीज़ें ही करके जाएंगे आप लोग, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहूँगी इस पर्टिकुलर प्लास्मिड पे क्वेश्चन आता है कि प्लास्मिड क्या है, तो आप बता देना कि ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर जो है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग कर लेना। और स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट वर्ड ने जो है सबसे पहले आइसोलेट किया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को बाई कटिंग पीस ऑफ DNA, तो इस साइंटिस्ट का नाम आपको याद करके जाना है। इसके अलावा जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसे कहते हैं ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके बाद हम अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर में कुछ ही चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, तो उन्हीं चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। इस्चीरिया कॉली जो इको आर्बन का नाम है, तो इको आर्बन में ई और को और आर क्या चीज़ें शो करती हैं वो आपको पता होना चाहिए कि इसकी नेमिंग कैसे की जाती है। और उसके अलावा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से आप लोग क्या समझते हैं वो आपको पता होना चाहिए, तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे। और ये जो प्राइम लिखना होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये स्ट्रैंड का नाम आप लोग अच्छे से याद करके जाएंगे। GAATTC जो होता है इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये आप याद करके जाएंगे, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में, तो अगर आप कर लेते हैं याद तो काफ़ी बेटर रहेगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बहुत अच्छे से आप लोग करके जाएंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। किस जेल का यूज़ किया जाता है इसमें, एगरोस जेल का, उस जेल का नाम याद करके जाएंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है कि इल्यूशन से आप क्या समझते हैं, तो इल्यूशन से आप क्या समझते हैं वो आपको पता होना चाहिए।
इसके अलावा जब आप डीएनए को देखते हैं तो आपको क्या चीज़ यूज़ करनी पड़ती है, तो यूवी रेज आपको यूज़ करना पड़ता है, साथ में इथीडियम ब्रोमाइड यूज़ करना पड़ता है। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का। क्लोनिंग वेक्टर वाले टॉपिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ खासा इतनी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपको करनी है वो मैं आपको बता दूंगी कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से आप क्या समझते हैं। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का फिनोमेना किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा लर्न करके जाना पड़ेगा। ये वाला पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन का टीआई प्लास्मिड है, यूज़ किया जाता है प्लांट्स में एज अ क्लोनिंग वैक्टर। तो ये नाम आप लोग याद करके जाएंगे, और वहीं उसी के साथ जो है एनिमल्स में या ह्यूमन में किसका यूज़ किया जाता है, इस बात का भी ध्यान आपको देते हुए चलना है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद कॉम्पिटेंट होस्ट वाला जो टॉपिक है उसमें आपको पता होना चाहिए कि बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड जो है वो आप किस पे यूज़ कर सकते हैं, प्लांट्स पे या एनिमल्स पे, और उसमें कौन सा जो है आपको मेटल यूज़ करना पड़ता है, गोल्ड या टंगस्टन, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके अलावा जो आगे चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मतलब अगर आप ट्रीटिंग कर रहे हैं बैक्टीरियल सेल को तो आपको कौन से एंजाइम का यूज़ करना पड़ेगा, लाइजोजाइम, काइटिनेज, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है वो है आपका पीसीआर, जो कि है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसका 3 ये जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है, डीनेचुरेशन सबसे पहले होता है, देन एनिलिंग की जाती है, देन एक्सटेंशन किया जाता है। इतनी बार पूछा गया है, बार बार यही पूछा जाता है, कैसे करोगे पीसीआर, कैसे करोगे, 3 स्टेप्स क्या हैं। उसके अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है टेक पॉलीमरेज को लेकर, कि कैसे टेक पॉलीमरेज जो है इतनी 100 डिग्री सेल्सियस पे भी अपना काम एफिशिएंटली कर पाता है। उसके अलावा सेलेक्टेबल मार्कर से आप क्या समझते हैं वो आपको पता होना चाहिए। गॉट इट। और वहीं पे हम चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बायोरिएक्टर क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि बायोरिएक्टर क्या होता है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से आप क्या समझते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इस पैरा में साफ साफ लिखा हुआ है कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का क्या मतलब है। तो और यहाँ पर हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ चुके हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आपको क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो आपको जिन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है उसमें आपको बस ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 बस क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कर लेंगे, और कोई क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको करने की ज़रूरत नहीं। अंदर के कंटेंट से जो जो चीज़ें पढ़ के जानी है आपको वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ये है आपका नेक्स्ट चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी है उसकी तरफ हम अपना ध्यान लेके जाते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूँगी, इस पैरा की तरफ आपका ध्यान लेके जाऊँगी 5th वाला, कि न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड के लिए विटामिन ई इंड्यूस्ड राइस बनाया गया है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम का। बीटी कॉटन में जो आपका बैसिलस थोरिएंजेंसिस है वो किस किस पे काम कर सकता है, लेपिडोप्टेरन्स, ये कोलियोप्टेरन्स एंड डिप्टेरन्स से आप क्या समझते हैं, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कैसे काम करता है, कैसे ये पोर क्रिएट कर देता है, स्वेलिंग एंड लिसिस हो जाती है और इवेंचुअली डेथ हो जाता है इंसेक्ट का, ये पूरा फिनोमेना आप अच्छे से लर्न करके जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ ये एग्जाम्पल लर्न करके जाना है कि जो जीन क्राई फर्स्ट AC है एंड सेकेंड AB है वो कंट्रोल करता है कॉटन बोलवॉर्म को, जो कि क्राई फर्स्ट AB कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का। RNA इंटरफेरेंस से आप क्या समझते हैं, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में किया जाता है, जिसका पूरा फिनोमेना आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक यहाँ से बनता है इंसुलिन को लेकर हमेशा, कि जो मैच्योर इंसुलिन होता है उसमें C पेप्टाइड प्रेजेंट नहीं होता है, ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। गॉट इट। और इसको सबसे पहले किसने तैयार किया था, एली लिली अमेरिकन कंपनी ने, तो ये बात भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। जीन थेरेपी सबसे पहले किसको दी गई थी, किसके कारण दी गई थी, किस चीज़ की डेफिशिएंसी थी उस बच्चे को, वो आपको बहुत ठीक से पता होना चाहिए, ADA डेफिशिएंसी, और फिर उसको किस तरीके से ठीक किया गया, और क्या उसका कोई परमानेंट क्योर है, अगर है तो क्या है, और अगर इसका टेम्परेरी क्योर क्या है, क्या तरीका है, जेनेटिकली हम इंजीनियर्ड तरीके से कैसे कर सकते हैं बायोटेक का यूज़ करके, दोनों तरीका अच्छे से लर्न करके जाओगे। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का क्या मतलब है, एलिज़ा की फुल फॉर्म क्या है, PCR की फुल फॉर्म क्या है, ये याद करके जाएगा हर बच्चा। उसके बाद जो चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि एलिज़ा जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे काम करता है, तो ये आप थोड़ा सा लर्न करके जाएंगे।
ट्रांसजेनिक एनिमल वाला जो टॉपिक है उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा एक चीज़ आप करेंगे। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में जो सबसे पहली ट्रांसजेनिक काउ रोज़ी तैयार की गई थी, और जो कि क्या करती थी, उसने मिल्क बनाया था अल्फा लैक्टल एल्ब्यूमिन के साथ, जो कि बच्चे के लिए काफ़ी बेनिफिशियल था। तो ये चीज़ याद करके जाओगे। और इसके अलावा ह्यूमन प्रोटीन जो है अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, जो कि यूज़ किया गया एम्फाइसीमा के लिए, ये 2 पॉइंट्स आप लर्न करके जाएंगे। और सारा बकवास का पैरा है वो आपको याद नहीं करना है। इथिकल इशू वाले टॉपिक में GEAC की फुल फॉर्म क्या है, उसका एक्चुअली में क्या काम है, बस इतना लर्न करके जाओगे। ये फालतू का बासमती राइस और फलाना ये सारी चीज़ें याद नहीं करनी है आपको। नेक्स्ट जो बात आपको याद करनी है कि बायोपायरेसी से आप क्या समझते हैं। इतनी बार पूछा गया एग्जाम में, बायोपायरेसी क्या है, बायोपायरेसी क्या है। बच्चे याद करके ही नहीं जाते, उन्हें पता ही नहीं होता क्या पढ़ना है, इसीलिए। लेकिन आपको गलती नहीं करनी है, आपको अच्छे से सब कुछ करके जाना है और बहुत ही अच्छे से ध्यान भी रखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग यहाँ पे कर लेंगे। मैं बता दूँ कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको करना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप लोगों को करना है। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है और क्वेश्चन नंबर 9 करना है। दैट्स ऑल। इतने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आपको इस चैप्टर में। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी। इसमें से कुछ ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आई होप कि आप लोग अच्छे से मार्क करते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ये 10 साल के पेपर को एनालाइज करके मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से मेरी बातों को सुनना है। इग्नोर अगर आप करते हैं तो आपका ही नुकसान होना है, किसी और का नुकसान नहीं होगा। बाद में आपको ही पछतावा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। फर्स्टली जो चीज़ आपको याद करके जानी है, यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल में क्या डिफरेंस है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का, तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे। इसी तरीके से वाटर में जो है वो आपको ये चीज़ कुछ चीज़ें ही पढ़नी है, लाइक यूरी हेलाइन और स्टीनो हेलाइन में क्या डिफरेंस है और इससे आप क्या समझते हैं, वो आपको करके जाना है। लाइट वाला जो टॉपिक है उसमें कुछ खासी बात नहीं लिखी गई है जो एग्ज़ाम में पूछी जाए। सोयल से भी कोई क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। जो चीज़ें पूछी जाती हैं उनका आपको ध्यान रखना है। होम्योस्टेसिस से आप क्या समझते हैं वो आपको पता होना चाहिए। कन्फर्मर, रेगुलेटर एंड पार्शियल रेगुलेटर का ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है वो आप अच्छे से करके जाएंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये ग्राफ। और रेगुलेटर्स वाला जो आपका टॉपिक है उसमें आपको कुछ चीज़ें ही ध्यान से देखनी है। कन्फर्मर की अगर हम बात करें तो कन्फर्मर में ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि कैसे हीट लॉस और हीट गेन जो होता है वो सरफेस एरिया का ही एक फंक्शन होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, गॉट इट, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और कई बच्चों को बिल्कुल पता नहीं होती। और ये भी आपको याद रखना है कि क्यों छोटे एनिमल्स जो होते हैं वो रेयरली पोलर रीजन्स में मिलते हैं। तो इसको आप अच्छे से लर्न करके जाएंगे। माइग्रेशन के बारे में, ये कियालेडो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में जो फेमस साइबेरियन बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वो आ जाती हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, इस नेशनल पार्क का नाम याद होना चाहिए। सस्पेंशन की अगर बात करें, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन में क्या डिफरेंस है वो आप लोग लर्न करके जाएंगे अच्छे से। अडाप्टेशंस की अगर हम बात करें तो अडाप्टेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अपुंशिया ने किस तरीके से अपने आप को अडाप्ट किया है वो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। नॉर्थ अमेरिकन कंगारू ने कैसे अपने आप को अडाप्ट किया है वो अच्छे से याद होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम के जो हर बार पूछे जाते हैं। एलन रूल से आप क्या समझते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम का, तो इसको भी आप अच्छे से कर लेंगे। एल्टीट्यूड सीकनेस से आप क्या समझते हैं, एल्टीट्यूड सीकनेस की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो लर्न करके जाओगे, ठीक है, कि कैसे बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की घट जाती है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से लर्न करके जानी है। इसके अलावा जो चीज़ें आपको लर्न करनी है, यहाँ पर कुछ लिज़ार्ड्स के बारे में, कैसे वो अपने आप को अडाप्ट करने की कोशिश करते हैं, वो आप लर्न करके जाएंगे। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स का जो टॉपिक है उसमें एक्सपैंडिंग जो शेप ऑफ ग्रोथ कर्व जो होता है 3 तरह का होता है, कौन कौन सा होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान देनी है कि कैसे मतलब हम लोग पता कर सकते हैं कि टाइगर कितने हैं किसी भी जंगल में। तो उसका तरीका होता है कि आप उसके पग मार्क्स को देख लीजिए या फीकल पैलेट को देख लीजिए। तो ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में किया गया है और तो इसलिए आपको कर लेना है। नेटिलिटी से आप क्या समझते हैं, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन क्या क्या फ़र्क डालता है हमारे पॉपुलेशन पे,
ये आपको पता होना चाहिए कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव इफेक्ट डालता है ग्रोथ में। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जो दो ग्रोथ कर्व होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व एंड लॉजिस्टिक, इनका जो इक्वेशन है, ये वाले जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन लर्न करके जाएगा हर बच्चा। ये इक्वेशन में जो है ई का क्या मतलब है, आर का, ये सारा अभी याद करके जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको नहीं याद करोगे और सोचोगे क्या ही कर रहे हैं। ये ग्रोथ कर्व अच्छे से बना के अच्छे से तैयार करके जाओगे। ग्रोथ कर्व बनाने को आता है एग्जाम में। कई बच्चों को लगता है कि ये फिजिक्स थोड़ा जो ग्रोथ कर्व आएगा, बस दिया हुआ है, नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद कैरिंग कैपेसिटी से आप क्या समझते हैं, ये पर्टिकुलर ग्रोथ इक्वेशन क्या है लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए, यहाँ पे के का क्या मतलब है, एसिम्प्टोट का क्या मतलब है, वर्डहर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ किसको कहते हैं। कई बच्चों को नहीं पता, उन्हें लगता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को कहते होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद करके जानी है। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस में जो है वो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सारा बकवास है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन में म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों ही स्पीसीज़ को बेनिफिट होता है। कंपटीशन में क्या होता है, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म। कमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा, एक को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या चल रहा है। एमेंसलिज्म में एक को नुकसान और एक को फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, जिस तरीके से मेरे को पता है तो आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। आजकल क्वेश्चन 1 मार्क्स के जो आते हैं काफ़ी घुमा कर किए जाते हैं। तो ये कुछ बातें जो हैं, लेकिन वो हर साल इन्हीं चीज़ों में से पूछता है एग्जामिनर, तो वो आपको पता होना चाहिए। प्रेडेशंस में जो चीज़ें आपको याद करके जानी हैं वो आप ध्यान से सुन लेंगे कि जो किस तरीके से अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में स्टारफिश डिजास्टर पे एक मतलब कि एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था, उसको फील्ड एक्सपेरिमेंट, फिर उसमें क्या चीज़ ऑब्जर्व किया गया वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा केमोफ्लेग से आप क्या समझते हैं, मोनार्क बटरफ्लाई को कोई भी क्यों नहीं खाता है, उसका प्रेडेटर, उसका रीज़न क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि रीज़न ये है कि जब वो छोटी थी तो उसने पॉइजनस वीड पे फीड कर लिया था और उसके अंदर अब जहर भर गया है, तो उसको और लोग इसलिए नहीं खाना चाह रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और कितने % जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, फाइटोफेगस होते हैं, वो पता होना चाहिए। एकेशिया और कैक्टस में किस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म पाया जाता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो कंपटीशन वाला टॉपिक है, कंपटीशन वाले टॉपिक में से जो चीज़ें आपको करनी है कि किस तरीके से गैलापागोस आइसलैंड में जो अविंगडन टॉर्टोइस के साथ कैसे उसका एक्सटिंक्शन हो गया था, तो उसके बारे में। कॉम्पिटिटिव रिलीज से आप क्या समझते हैं, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से आप क्या समझते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। रिसोर्स पार्शनिंग का क्या मतलब है, पैरासिटिज्म में जो है वो आपको क्या चीज़ें याद रखनी है कि पैरासिटिज्म में दोनों ही क्या करते हैं, को इवॉल्व करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ को इवॉल्व करें। और मलेरिया का जो पैरासाइट होता है उसको होस्ट चाहिए जो होता है वो पता होना चाहिए। ह्यूमन लिवर फ्लिप को 2 होस्ट चाहिए होते हैं, उसके क्या क्या नाम है वो पता होना चाहिए आपको, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन किया जाता है हर बार। तो इसीलिए आप लोग ये याद करके जाएंगे। एक्टो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट क्या है, उसका एक एग्जाम्पल याद करके जाएगा हर बच्चा। उसके अलावा ब्रूड पैरासिटिज्म से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में 2 बार पूछा गया है, इस बार दोबारा से पूछा जा सकता है, तो आप लोग पहले से तैयार रहें। इसके अलावा जो है मैंगो ब्रांच मतलब किसके बीच का रिलेशन कैसा है वो आपको याद होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है ना, कि अगर एक ऑर्चिड है ग्रोइंग ऑन एन एपीफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांच, तो ये किस तरह का रिलेशन है कमेंसलिज्म का। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल का कैसा आपस में रिलेशन है कमेंसलिज्म का, ये पता होना चाहिए। उसके अलावा जो है म्यूचुअलिज्म में माइकोराइजा क्या है, लाइकेन क्या है, ये किस तरह के एसोसिएशंस दिखाते हैं, किस तरह का इंटरेक्शन शो करते हैं, वो पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा फिग और बास्प का क्या सीन है वो पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सेक्सुअल डिसीट जो होता है, स्यूडो कॉपुलेट किस तरीके से करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है। ऑर्चिड वाला, ऑर्चिड को कैसे मतलब धोखा दिया जाता है, तो वो जो धोखा है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि कैसे वो धोखा देती है। गॉट। उसके बाद जो है इसमें अगर क्वेश्चंस की हम बात करें कि क्वेश्चन कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है जो आपको करके जाने हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको करना है, उसी के साथ जो आपको चीज़ें करनी हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है। और आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 आपको करके जाना है अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पिछली बार पूछा गया था।
तो इसलिए आपको अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10th आप लोग कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11th आप लोग कर लेंगे। उसके अलावा अगर जो आपको चीज़ें करनी है, क्वेश्चन नंबर 13th आप लोग करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, बट अगर आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15th आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इसमें इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इसीलिए आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा। दैट्स ऑल। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा इस चैप्टर में। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो यहाँ पर हम अपने बायोलॉजी बुक के लास्ट चैप्टर की तरफ पहुँच चुके हैं, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 15th, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो ये लास्ट चैप्टर है, लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, सब कुछ बता दिया जाएगा। उतना आपको बस करके चला जाना है। तो यहाँ पे रूबोल्फिया वोमिटेरिया जो होता है वो क्या होता है, और किस तरीके से इसमें जो है आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ये आपको लर्न करके जाना है बस। उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये सब चीज़ें ना नीट एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप मंथ ही याद करें तो बेटर रहेगा। और फिर आपको आगे की तरफ बस बढ़ते हुए चलना है। और आगे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि आपका जो लार्ज अमेज़न का रेन फॉरेस्ट है, साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है, जहाँ पर इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम का, जो कि आपको करके जाना है। उसके अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट बात याद करके जानी है कि ट्रॉपिकल में आखिरकार इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी क्यों है, क्यों इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। तो उसके जो 3 रीज़न बुक में दिए गए हैं सफ़ा तौर पे, तीनों रीज़न अच्छे से याद करके जाओगे। ये वाला ठीक है, अच्छे से याद करके जाओगे। एक तो ये ए पार्ट है, ये रहा बी, तीनों रीज़न अच्छा से ऐसे याद करके जाओगे। स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप क्या है, उसका ये जो कर्व है लर्न करके जाओगे। ये इक्वेशन लर्न करके जाओगे अच्छे से। एस का क्या मतलब है, सी का क्या मतलब है, जेड का क्या मतलब है, ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। दे देगा आपको इक्वेशन, कहेगा क्या है, कि क्या चीज़ क्या शो करती है बताइए, तो फिर आपको उस टाइम पे बताना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको पढ़ के जानी है वो मैं बताना चाहूँगी कि आखिरकार किस किस का जो है एक्सटिंक्शन हमारे यहाँ हो चुका है। तो कुछ रीसेंट एक्सटिंक्शन के नाम याद करके जाएंगे आप लोग। डोडो, क्वागा, थाइलासीन, स्टेलर सी काउज एंड 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर कौन कौन से हैं, बाली, जावा एंड कास्पियन, वो आप लोग अच्छे से करके जाएंगे। इसके अलावा जो चीज़ें आपको याद करके जानी है वो आप यहाँ पे ध्यान दे दें। इविल क्वार्टेट से आप क्या समझते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के अपने क्या क्या कारण हैं। तो बस आप हेडिंग याद करके जाएंगे कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन एक कारण है, एलियन स्पीसीज इन्वेशन एक कारण है। और ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन वाले टॉपिक में जो स्पीसीज एक्सटिंक्शन हुए हैं स्टेलर सी काउस का, ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण किस किस का एक्सटिंक्शन हुआ है, तो वो आप याद करके जाएंगे। इसके अलावा आपको बस सिर्फ हेडिंग लर्न करनी है और कुछ याद नहीं करना है। नैरो यूटिलिटेरियन एंड ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में क्या डिफरेंस है, क्या मतलब है, थोड़ा थोड़ा याद करके जाओगे। ज़्यादा डीपली इसमें से क्वेश्चंस नहीं किए जाते हैं। और इसके अलावा जो इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इन सीटू कंजर्वेशन का क्या मतलब है। इसके अलावा जो हॉटस्पॉट के नाम बता दीजिए, हमारे यहाँ कितने हॉटस्पॉट है, कौन कौन से हैं, तो वो नाम बताइए। इन सीटू कंजर्वेशन के क्या क्या एग्जांपल्स हैं, ठीक है, सारे के सारे एग्जांपल बता दो कि सेक्रेड ग्रोव्स भी होते हैं, नेशनल पार्क है, सेंचुरीज़ है, बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये सारा इन सीटू कंजर्वेशन में आता है। जबकि एक सीटू कंजर्वेशन में जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क्स, जूज वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं सारा कुछ आता है, तो उसके नाम याद करके अच्छे से जाओगे। इसके अलावा जो अर्थ समिट कब हुआ था, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन जो है क्या है, तो वो याद करके जाओगे, कब हुआ था ये भी याद कर लोगे थोड़ा सा, ठीक है। बस इतना कर लेना है आपको इस चैप्टर में। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग अच्छे से कर लेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो चीज़ आपको याद करनी है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कर लेंगे, एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। उसी के साथ ही जो आपको लास्ट क्वेश्चन करना है, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 7 कि सेकेंड ग्रुप्स क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बच्चों को समझ में नहीं आता सेकेंड ग्रुप्स क्या है और वो सोचते रहते हैं। तो यहाँ पे इसे ये क्वेश्चन पहले से करके जाओगे तो अच्छा रहेगा। और ये क्वेश्चन किया जाता है एग्जाम में, कई बच्चे सोचते हैं चल छोड़ देते हैं, हमें क्या जा रहा है, शायद नहीं आएगा, आता है ये क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से कर लेना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, पार्ट फर्स्ट देख लोगे साथ में, क्योंकि उसमें बहुत सारे चैप्टर मैंने डिस्कस किए हुए हैं, आगे के सारे चैप्टर्स डिस्कस किए हुए हैं। जो जो चीज़ें बोली है अच्छे से उसको पढ़ के जाओगे। लास्ट जो जो बच्चा सोच रहा है कि नहीं हम तो पूरा पढ़ेंगे, पूरा पढ़ लो,
लेकिन जिन चीज़ों को पे मैंने कहा है कि फ़ोकस करो, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करके आपको चलना है, ठीक है। जिन बच्चों के पास कम टाइम है वो सिर्फ वही चीज़ें पढ़ लो जो मैंने बताया है, काफ़ी सारा नंबर ले आओगे। मैं सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके बहुत मेहनत से बनाया गया वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है फटाफट से वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को भी दबा देना है, ताकि जैसे ही नई वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन